हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नए अध्याय के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। तो आज का चर्चा हमारा पार्लियामेंट के ऊपर होगा। पार्लियामेंट के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो नहीं देखे होंगे वो उसे पीछे जाकर देख लेंगे। उस पर लोकसभा का हमारा चर्चा हुआ था। आज संसद में हम राज्यसभा का चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करें हम संसद का चर्चा। तो भारत के संविधान में संसद का कहाँ वर्णन है, इसका पहला चर्चा प्रारंभ करें। तो भारत के संविधान में हमारे संसद का भाग 5 में आर्टिकल 79 टू 122 तक वर्णन किया गया है। और भारत के संविधान के अनुसार हमारा संसद का 3 अंग है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का वर्णन पार्ट 5 में आर्टिकल 79 टू 122 के बीच में वर्णन किया गया है, संसद का गठन, शक्ति इत्यादि के बारे में। अब आगे इसके साथ चर्चा करें तो हम थोड़ा कॉम्परेटिव वे में लोकसभा और राज्यसभा का चर्चा करें। तो हमारे यहाँ संसद का जो है 3 आपका जो है अंग है, परंतु संसद का 2 आपका जो है सदन होता है, 2 हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। क्योंकि पिछले वीडियो में भी इसके ऊपर चर्चा किए थे कि यदि लोकसभा में बिल पारित हो जाए, राज्यसभा में बिल पारित हो जाए, तो वह एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर अपना सहमति ना दे दे या फिर अपना अनुमति ना दे दे। तो ये हुआ हमारा जो है संसद के बारे में। अब लोकसभा और राज्यसभा का एक तुलनात्मक यानी कॉम्परेटिव वे में चर्चा। देखिए, लोकसभा को कहते हैं हम पहला सदन, तो राज्यसभा को कहेंगे दूसरा सदन। लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, तो राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। लोकसभा को हम लोग कहते हैं अस्थायी सदन, तो राज्यसभा को कहते हैं अस्थायी सदन। तो ये कुछ फैक्ट है जो बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब इसके पश्चात लोकसभा का चूंकि हम चर्चा कर चुके हैं, तो राज्यसभा के ऊपर हम चर्चा प्रारंभ करें। तो राज्यसभा के सीटों के संरचना के बारे में जानें। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का सीट का जो है यानी राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों का संख्या 250 है, जो कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत इसे 25 वर्ष के लिए फिक्स किया गया था। यानी 2026 तक जो हमारा मैक्सिमम सीट होगा वो 250 सीट होगा हमारा, जो कि जिसमें तो राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहले सदस्य निर्वाचित होते हैं और दूसरा का मनोनयन होता है। तो 250 में 238 सदस्य का जो है वो आपका निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। अब इसके बाद चर्चा। तो भारत में जो अभी वर्तमान में राज्यसभा का सीट है वो कितना है। तो भारत में वर्तमान में राज्यसभा का सीट 245 है, 245। इसको बांटें तो याद रखिएगा 229 सीट जो है वो आपका राज्य से, 4 सीट संघ शासित प्रदेश से, तो 233 हो गया। और 12 सदस्य जो है उनका मनोनयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से 245 सदस्यों का वर्णन। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि राज्यसभा में एक व्यक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो देखिए, सर्वप्रथम वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसका आयु 30 वर्ष पूरा हो चुका हो। तीसरा, वह लाभ के पद पर ना हो। चौथा, वह पागल या दिवालिया ना हो। अगर यह योग्यता किसी व्यक्ति के पास है तो वो भारत के राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता है, वो बन सकता है। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है। तो सर्वप्रथम आप जानेंगे कि इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। भारत में राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आपका जो है इनका चुनाव होता है। और राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं, तो राज्यसभा जो है राज्यों का सभा है, इसमें राज्य के लोग को निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा ये आपका हिंदुस्तान का सदन है, देश का सदन, जबकि राज्यसभा राज्यों का सदन होता है। इसलिए उस संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतदान के द्वारा ऐसे सांसदों का चयन होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है उसमें मतदान कौन करते हैं,
तो उस संबंधित राज्य के यानी उस रिलेटेड स्टेट के जो एमएलए हैं उनके मतदान से इनका जो है इलेक्शन होगा और राज्यसभा के सदस्यों का चयन होगा। तो कौन सा व्यवस्था है राज्यसभा के इलेक्शन का? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, गुप्त मतदान और आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। यह हो गया चुनाव का व्यवस्था। अब इस प्रकार का चुनाव का व्यवस्था होने के पश्चात कोई व्यक्ति जो है वो कार्यकाल क्या होगा? तो राज्यसभा का कार्यकाल, तो याद रखिएगा राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, परंतु राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह परमानेंट हाउस है। तो हाउस का अगर टेन्यूर होगा, कार्यकाल होगा, तो फिर वो परमानेंट कैसे होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष। और विशेषता क्या है? तो एक खास बात और है कि राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष पे राज्यसभा के सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य जो है पदमुक्त होते हैं, यानी प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है पदमुक्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना है? वह 6 वर्ष है। तो इस प्रकार से जो है आपका इनका चर्चा होता है। अब देखिए आगे, तो यहाँ आपका एक चर्चा और था हमारा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोगों का मनोनयन किन के द्वारा, कौन कौन से लोगों का होता है? तो पहला ऐसे लोगों का जिनके पास कला का विशेष ज्ञान हो, समाज में आपका जो है सामाजिक कल्याण के लिए जो कार्य किए हों, जो खेल में अपना उत्कृष्ट योगदान दिए हों। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। और इसके पश्चात क्या संघ शासित प्रदेश में सारे सदस्य लोग जो है वो आपके राज्यसभा में जाते हैं, सारे संघ शासित प्रदेश से? तो याद रखिएगा संघ शासित प्रदेश में मात्र 3 है यूनियन टेरिटरी, वो है आपका दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। ये 3 मात्र संघ शासित प्रदेश है जहां राज्यसभा का सीट है। बाकी जो आपका 5 संघ शासित प्रदेश है वहां किसी प्रकार का राज्यसभा की सीट का व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है और इसके वजह से जो है यहाँ राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या कम है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि आपका जो सीटों का चर्चा जो कि वो राज्य से, तो राज्य में बताए थे कि 229 सदस्य जो है आपका राज्य से, 4 संघ शासित प्रदेश है। और संघ शासित प्रदेश में भी कितने संघ शासित प्रदेश? तो वो मात्र 3, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 संघ शासित प्रदेश से जो है चयन होगा। अब इसके पश्चात अगला चर्चा जो है वो हमारा होगा, इनके कार्यकाल का हम चर्चा कर चुके हैं जो कि, तो इसके पश्चात अब हम इनका चर्चा करते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका जो है पद कैसे रिक्त होगा। तो इनका पद का रिक्तियां कुछ इस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम तो है दोहरी सदस्यता के कारण। तो याद रखिएगा हमारे संसद में दोहरी सदस्यता का व्यवस्था नहीं। दोहरी सदस्यता क्या है? तो संसद में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, या फिर यदि कोई राज्यसभा का है तो लोकसभा का नहीं, लोकसभा का है तो राज्यसभा का नहीं। इसी को बोलते हैं दोहरी सदस्यता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य है तो ऐसे परिस्थिति में 10 दिनों के अंदर उसे यह बताना होगा कि वह कौन सा जो है सीट छोड़ने का, अन्यथा अगर नहीं बताए जाने पे राज्यसभा का सीट जो है उसका रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके आगे अगला और कौन सा व्यवस्था है? तो यदि किसी एक ही सदन के 2 सीटों पर चयन हो जाता है, हम लोग इसमें देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 सीट पे लड़े थे, एक गांधीनगर और आपका बनारस। तो आपका जो है यदि जो है 2 सीटों पे कोई व्यक्ति लड़ते हैं तो ऐसे परिस्थिति में 2 सीट में से किसी एक सीट को खाली कर देना होता है, एक घोषणा करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पास ऐसे स्थिति में आपका दोनों सीट जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका पद का रिक्तता हो सकता है। और कौन सा तरीका होगा जिसके माध्यम से पद रिक्त हो जाए? तो सदन में बिना बताए 60 दिनों से अधिक दिनों तक, आप 60 से अधिक दिनों तक यदि आप अनुपस्थित रहते हैं बिना बताए, तो ऐसे परिस्थिति में भी आपका जो है आपका पद रिक्त हो सकता है। यानी सदन से बिना बताए
लगातार 60 दिनों से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे परिस्थिति में भी राज्यसभा का सीट जो है वो आपका रिक्त हो सकता है। और कौन सा तरीका हो सकता है? तो और तरीका आपका हो सकता है वो ये है कि आप त्याग पत्र दे दें सभापति को, तो ऐसे परिस्थिति में जो है सीट आपका रिक्त हो जाएगा। या फिर जो राज्यसभा का सदस्य है उनका जो है निर्वाचन जो है वो आपका अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है इनका पद रिक्त हो जाएगा, यानी आपका जो है निर्वाचन को अवैध अगर घोषित कर दिया गया है तो भी राज्यसभा का पद जो है रिक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है पद रिक्तियां का जो है वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। अब इसके आगे चर्चा करें। राज्यसभा का रिप्रेजेंट कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्यसभा के स्पीकर सभापति होते हैं और राज्यसभा का जो अध्यक्षता करते हैं वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत होते हैं। अब इसके पश्चात तो राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति के वजह से ही उन्हें राज्यसभा का अध्यक्षता करने के लिए मिलता है। दूसरा खास बात, यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो तो वह फिर राज्यसभा का अध्यक्षता नहीं करेंगे वैसे परिस्थिति में। तो इस तरीके से तो ऐसे परिस्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो हैं उनका कार्य या राज्यसभा के सभापति का कार्य बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष का। लेकिन 2 पॉइंट जो है ऐसे परिस्थिति में 2 बिंदुओं पर लोकसभा के स्पीकर का ताकत ज़्यादा है। जैसे कि पहला, लोकसभा का स्पीकर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। मनी बिल यानी धन विधेयक, कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इस पे अंतिम निर्णय जो होगा वो लोकसभा के स्पीकर क्या होगा। दूसरा, जब कभी भी आपका जो है संयुक्त अधिवेशन होगा, ज्वाइंट असेंबली का आपका जो है स्पीकर होंगे तो वो लोकसभा के स्पीकर होंगे, ना कि राज्यसभा के स्पीकर होंगे। तो ये 2 मामले में जो है लोकसभा के अध्यक्ष शक्तिशाली होते हैं। और कुछ प्रमुख बातें, तो एक खास बात और है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसी सदन का होता है, लोकसभा का होता है, परंतु राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो एक कुछ प्रमुख बातें। अब देखिए संसद से संबंधित कुछ प्रमुख बातों का अगर और हम चर्चा करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे कि सर्वप्रथम कुछ आर्टिकल का चर्चा करना पसंद करेंगे। तो संसद का वर्णन कौन सा आर्टिकल में? 79। राज्यसभा का वर्णन 80, लोकसभा का वर्णन 81। याद हो जाना चाहिए। संसद का वर्णन है 79 यानी 79 में वर्णन है संसद का, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अब इसके पश्चात जो है संसद का 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का वर्णन 52 में, इसके बाद राज्यसभा का वर्णन 80 में और लोकसभा का वर्णन 81 में। तो राष्ट्रपति का वर्णन 52 में, तो यहाँ 52 में आप 11 ऐड करिए, कितना हो गया? 63। तो ये वर्णन होगा उपराष्ट्रपति का। 63 में आप फिर से 11 जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा 74। ये वर्णन हो जाएगा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद का 74। और अब 79 में क्या वर्णन है? संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो इस तरीके से आप थोड़ा आर्टिकल भी याद करते रखें। और संसद में 2 और अनुच्छेद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 110, 110 जो कि धन विधेयक से संबंधित है और 112 जो है वह आपका संबंधित है आपका वित्त विधेयक से। एक धन विधेयक 110, 112 वित्त विधेयक से संबंधित है। तो एक कुछ आर्टिकल है जो आपको याद रखना है, ओरली आपको हमेशा रखना है। इसके पश्चात अगला खास बात हमारा जो हो वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि संसद का सत्र कितना होता है। तो याद रखिए संसद का 3 सत्र होता है। 3 सत्र कौन सा? तो पहला सत्र हमारा हो जाएगा बजट से प्रारंभ होता है तो बजट सत्र। दूसरा सत्र हमारा कौन सा? तो आपका ग्रीष्मकालीन सत्र या फिर मानसून सत्र। और तीसरा सत्र जो है वो शीतकालीन सत्र। सवाल हमारा कभी कभी पूछता है कि बड़ा सत्र कौन सा है, छोटा सत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है 4, 3, 2। तो सबसे बड़ा सत्र जो है यानी सबसे पहला सत्र कौन सा है? बजट। तो बजट प्रारंभ कब से होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई।
4 महीने का पहला सत्र है। ये कौन सा सत्र है? बजट सत्र। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब 1 महीने का गैपिंग होगा, तो मई के बाद क्या आएगा? जून। जून आपका गैपिंग। अब देखिए आगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये हो गया कौन सा? मानसून सत्र। तो मानसून सत्र कौन सा हो गया? तो आपका शुरू से फिर से बताएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया बजट सत्र। तो जून हो गया गैपिंग। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया आपका मानसून। अक्टूबर हो जाएगा गैपिंग। नवंबर एंड दिसंबर, ये हो जाएगा शीतकालीन, गैपिंग हो जाएगा जनवरी। और फरवरी से फिर से बजट सत्र प्रारंभ। तो अब यहाँ से इजिली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन सा सत्र सबसे बड़ा? तो बजट सत्र सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा? शीतकालीन सबसे छोटा। कितने महीने का हो सकता है? कौन महीना हो सकता है? इजिली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो देखिए, ये था आपका राज्यसभा का चर्चा। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। मैं प्रयास करता हूँ छोटा सा वीडियो रहे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और इंटरेस्टिंग आपको लगता रहे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर कमेंट में सवाल पूछें। कुछ भी आपको होगा, मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूँ। एक छोटा सा सवाल आपसे करूँ, तो सवाल आपके लिए है कि एक सवाल है, आप उसे कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे। तो सवाल है कि लोकसभा का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में अगर इसका आंसर कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को लाभान्वित हो सकें और पढ़ाई में इन्वॉल्व रह सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एवरीवन।